हेलो। आज हम इस वीडियो के अंदर दो प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रोग्राम हमारा होगा जो कि किसी नंबर के अंदर कितनी डिजिट प्रेजेंट है उनको काउंट करके प्रिंट करेगा। और जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हम लोग किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। ये दोनों प्रोग्राम आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इनका जो कोड होगा सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद ब्लू जे के अंदर इनका जो कोड है उसको मैं लिखूंगा, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा जैसे कि मैं करता हूं। और फाइनली जो कोड रेडी होगा उस कोड को रन करके भी दिखाऊंगा। उस कोड को मैं इस फाइल के अंदर अटैच कर दूंगा और इस फाइल को मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस फाइल को डाउनलोड करके उन कोड को अपने लैपटॉप या पीसी में रन करके देख सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है इन प्रोग्राम से रिलेटेड या फिर किसी और प्रोग्राम से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, हाउ टू फाइंड अ नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन एनी नंबर। आखिर किस तरीके से हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि किसी नंबर के अंदर कितनी नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है उनको काउंट करके प्रिंट कर दे। देखो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन जो है ये कह क्या रहा है। सपोज करो एक नंबर है 243। अब इस नंबर के अंदर कितनी नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है तो आप ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3। तो इस नंबर के अंदर 3 डिजिट प्रेजेंट है। वैसे ही हम लोग एक कोड लिखना चाहते हैं जो कि एक डिजिट के अंदर, एक नंबर के अंदर कितनी डिजिट प्रेजेंट है उनको काउंट करके प्रिंट कर सकें। देखो इसका जो कोड है वो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर किस तरीके से हम लोग किसी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो रिवर्स नंबर वाला प्रोग्राम है इसका जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत जगह करने वाले हैं। फिलहाल मैं वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी समझाऊंगा और वहां पर तो मैंने समझा के रखा ही है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में प्रेजेंट होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को फालतू में डिक्लेयर कर दिया है। आपको सबसे पहले 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। पहला आई, दूसरा एन, तीसरा सी। आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल के कोई भी नेम रख सकते हैं। मैंने आई एन सी रखा है। आई लूप के लिए, एन जिसके अंदर मैं उस नंबर को इनपुट लूंगा जिस नंबर के अंदर मुझे पता करना है कितनी डिजिट प्रेजेंट है। और सी मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैं सेव करूंगा कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट किसी नंबर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एन के अंदर एक नंबर ले लिया 123 और सी की वैल्यू मैंने इनिशियली 0 सेट कर दी। अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा आई इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन 0 और आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10। अगर आपको मेरा रिवर्स नंबर वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट याद है तो वहां पर भी मैंने ये जो फॉर लूप है ये कुछ इस तरीके से ही लिखा था, उसका जो कोड है वो यही था। अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले क्या हुआ, जो एन की वैल्यू है वो आई की हो जाएगी क्योंकि वैल्यू इधर से इधर शिफ्ट होती है। तो अब आई की वैल्यू हो गई 123। अब क्या होगा, लूप इस तरीके से काम करता है, ये आएगा इसके पास। क्या जो i की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, मतलब 123 क्या 0 से बड़ा है? हाँ, 123 0 से बहुत बड़ा है। तो कंडीशन होगी ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू होती है तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो जब लूप बॉडी के अंदर ये आएगा तो उसको मिलेगा C++। सी की वैल्यू थी 0, अब C++ होके सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब उसको यहाँ पे करली ब्रेसेस मिलेंगे, मतलब कि इसको वापस जाना है इसके पास। यहाँ पर इसको मिलेगा i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10। अब i डिवाइडेड बाई 10 करता ये है कि जो हमारा नंबर होता है उसे पीछे वाली डिजिट को ये रिमूव कर देता है। मतलब अब i की वैल्यू बची 12। अब क्या होगा, फिर से इसके पास आएगा। अब ये देखेगा कि जो 12 है क्या 0 से बड़ा है? हाँ, 12 0 से बड़ा है। तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी के अंदर आएगा जहां पे उसको फिर से मिलेगा C++। तो ये क्या करेगा, सी की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। अब सी की वैल्यू हो गई 2, पहली थी 1 और अब हो गई 2। फिर से उसको करली ब्रेसेस मिलेंगे, मतलब कि उसको वापस इसके पास जाना है। यहाँ पर क्या होगा, i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या करेगा, पीछे से एक और डिजिट को रिमूव कर देता है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 10 जो होता है वो पीछे से डिजिट को रिमूव कर देता है अगर हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप होता है इंट।
उस केस में ये काम होता है। अगर डबल है, फ्लोट है, तो उस केस में वो पॉइंट में वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 1। अब 1 क्या 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर है कंडीशन चेक करना है। हाँ, 1 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से जो हमारा प्रोग्राम है वो लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा और लूप बॉडी के अंदर उसको फिर से मिलेगा C++। तो सी की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, मतलब अब सी की वैल्यू 2 ना हो के 3 हो जाएगी, वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी। फिर से वो इसके पास जाएगा i=i/10। अब वो क्या करेगा, फिर से ये वाली डिजिट को रिमूव कर देगा, तो अब i की वैल्यू हो गई 0। और फिर कंडीशन के पास जाएगा, क्या 0 0 से बड़ा है? जी नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं है। तो उस वजह से ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये लूप चलना बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ उसको मिलेगा system.out.print c, मतलब कि जो c की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। c की वैल्यू क्या है? 3। तो क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। अब जो हमारा ये नंबर था 123, उसमें कितनी डिजिट प्रेजेंट थी? उसके अंदर 3 डिजिट प्रेजेंट थी। तो इस तरीके से हम लोग एक ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि किसी नंबर के अंदर कितनी डिजिट प्रेजेंट है उनको काउंट करके प्रिंट कर सकता है। तो चलो यार, अब ब्लूजे को ओपन करते हैं और ये जो कोड हमने समझा है इस कोड को वहां पर टाइप करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई क्लास को क्रिएट करूंगा। क्लास का मैं नाम दे देता हूँ डीजी। और ये देखो क्लास बन के रेडी हो गई है डीजी। मैं क्या करूंगा, इसको ओपन, और सबसे पहले तो मैं फालतू के कोड को इरेज करूंगा और यहाँ पर मुझे यूजर से डेटा को इनपुट कराना है रन टाइम में। तो आप सबको पता है कि रन टाइम में वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, और जो स्कैनर क्लास होती है वो java.util पैकेज के अंदर पाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे java.util पैकेज को इम्पोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लास बनानी है। तो मैंने क्लास का नाम दे दिया डीजी और फिर लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन एंड स्ट्रिंग string आर्गुमेंट। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। स्कैनर /new स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इतना मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जितना मुझे लिखना ही होता है अगर मैं स्कैनर क्लास का यूज कर रहा हूँ, उतना मैंने लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल को करूंगा डिक्लेयर। मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने लिया आई लूप के लिए, दूसरा एन नंबर को स्टोर कराने के लिए, और तीसरा काउंटर वेरिएबल जिसको हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक हमारा लूप सही होगा। तो मैं इसकी इनिशियल वैल्यू 0 को सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे यूजर से डेटा को इनपुट कराना है। तो मैं सबसे पहले यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड करूंगा कि इंटर एनी नंबर। जैसे ही वो इस मैसेज को पढ़ेगा तो किसी नंबर को इनपुट करेगा। अब वो नंबर स्टोर कहाँ करना है, तो मैं उसके लिए लिख दूंगा sc.next int। इससे होगा ये कि जो हमारा यूजर है, ये जो इंटर एनी नंबर मैसेज इसको पढ़कर कोई नंबर को इनपुट करेगा, वैसे ही वो नंबर एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यूजर से जो नंबर को एक्सेप्ट कराया है उसको मैंने एन के अंदर स्टोर कर दिया। अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। जो लूप मैंने आपको वहां पर समझाया था उसी लूप को मैं एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। मैं लिखूंगा i=n, i इज ग्रेटर देन 0 और i=i/10। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस को ओपन करूंगा और लिख दूंगा C++। बस ये जो हमारा लूप है ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग किसी नंबर के अंदर कितनी डिजिट प्रेजेंट है उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है उस चीज़ को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ये जो लूप है ये 123 सपोज करो हमने एक नंबर लिया तो वहां से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है। और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार वो जो नंबर है जो हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट कराया है वो पीछे से एक एक वैल्यू को रिमूव करता रहेगा। और फाइनली जब हमारी i की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये लूप चलना बंद हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट है वो सी के अंदर स्टोर हो गई है, तो मैं उसको प्रिंट करा लूंगा। लिखूंगा system.out.println और यहाँ पर लिख दूंगा सी, मतलब कि जो सी की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो जो हमारा ये प्रोग्राम है 100% कंप्लीट हो गया है। मैंने इनके ब्रैकेट्स भी क्लोज कर दिए हैं और मैं इसको करता हूँ कंपाइल। क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब कि मेरा जो प्रोग्राम है वो 100% सही है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ क्या ये काम कर रहा है। ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। मैं लिखता हूँ 452। देखो 452 में 3 डिजिट हैं, देखो ये चीज प्रिंट करके दे दी।
एक और नंबर ले लेते हैं, इसको एक बार और रन करा लेते हैं। मैं देता हूँ 25। 25 में कितने डिजिट हैं? देखो 2 डिजिट हैं। देखो इसने इस तरीके से यहाँ पर भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि ये फाइंड कर सकता है कि किसी नंबर के अंदर कितनी डिजिट प्रेजेंट है। ये जो कोड है जो मैंने लिखा, इस कोड को मैं एक फाइल में डालकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से उस फाइल को डाउनलोड करके इस कोड को अपने लैपटॉप या पीसी में रन करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब आप इस मेथड का यूज़ ना करें, बट अगर आप सीपी करते हैं तो उस केस में आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इंट ब्रैकेट में, ये हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में ट्रांसफर करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट लॉग। याद रखना जो मैथ है ये क्लास है और जो मैथ का एम होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा मैथ डॉट लॉग, उसके बाद 10 और फिर ब्रैकेट के अंदर एन। एन एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर को स्टोर कराया है। उस नंबर को जिसके अंदर कितनी डिजिट हैं आपको फाइंड करनी है, उस नंबर को हम लोग इन ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं +1 और फिर पैरेंथेसिस को, ये जो पैरेंथेसिस हम लोगों ने ओपन किया था इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब होता ये है कि जो मैथ डॉट लॉग फंक्शन है ये डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है और उस डबल टाइप की वैल्यू को इंट टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको ब्लूजे को ओपन करके आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर मैंने एक नई क्लास को क्रिएट कर दिया। मैं दे देता हूँ अल्टर अल्टर डिजी, और यहाँ पर ये जो मेरा एक क्लास है ये बन के रेडी हो गया है। मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा और जो मैंने वहाँ पर कोड बनाया था अभी उससे पहले उसी चीज़ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पर इसका जो नाम है ALTR अल्टर डिजी कर देता हूँ। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर लिखूंगा C इक्वल टू, टाइप कास्टिंग करूँगा सबसे पहले इंट और उसके पास फिर से पैरेंथेसिस को ओपन करके लिखूंगा मैथ डॉट लॉग 10 और फिर पैरेंथेसिस ओपन करके लिख दूंगा n और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा +1 और फिर सेमीकोलन। इतना करके हम लोग C के अंदर नंबर ऑफ डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपाइल करता हूँ, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, और चलो इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही काम करता है या नहीं। प्रोग्राम को रन कराया मैंने 25, देखो इसने 2 प्रिंट कर दिया। अगर मैं देता हूँ 123 तो 123 में कितनी डिजिट प्रेजेंट है 3, तो देखो इसने 3 प्रिंट कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसका यूज करके हम लोग किसी नंबर के अंदर कितनी डिजिट प्रेजेंट है उस चीज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इसको यूज मत करिएगा, अगर आप सीपी करते हैं तभी आप इसको यूज करिएगा। तो चलो यार अभी दूसरे प्रोग्राम जो कि हमारा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल नंबर, आखिर फैक्टोरियल नंबर होते क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज को जान लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन पॉजिटिव नंबर। मतलब कि जैसे एक नंबर है 5, अब इस 5 से कितने छोटे नंबर हैं सबसे पहले हमें उन्हें पता करना है। 5 छोटा है 4, 3, 2, 1, ये सारे नंबर 5 से छोटे हैं। अगर हम लोग इन सारे नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो वैल्यू आएगी वही होगा 5 का फैक्टोरियल। सपोज करो मैं 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ तो ये साइन होता है फैक्टोरियल का। कभी कभी ये साइन यूज हो जाता है, कभी कभी ये साइन यूज हो जाता है। तो जो 3 का फैक्टोरियल होगा वो होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 1 2 जा क्या होता है 2 और 2 3 जा होता है 6, तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6। इस तरीके से हम लोग किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। अब इस चीज को करने के लिए हम लोग कोडिंग किस तरीके से करेंगे, चलो इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। पहला वेरिएबल है i, दूसरा वेरिएबल है n और तीसरा वेरिएबल है c। i हम लोगों ने लूप के लिए लिया है, n के अंदर हम लोग उस नंबर को स्टोर करने वाले हैं जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, और सी के अंदर हम लोग इस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करके इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं और उस चीज को हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले n के अंदर 10 को स्टोर कर दिया। हमें यहाँ पर
10 का फैक्टोरियल फाइंड करना है और जो c की वैल्यू है उसको हम लोगों ने इनिशियली 1 सेट कर दी है। अब देखो यहाँ पर मैं लूप किस तरीके से लिख रहा हूँ, मेन लूप है। सबसे पहले हमने लिखा फॉर और i इक्वल टू 1, ये 0 नहीं है, ये है 1, क्योंकि हमें अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 0 एस्ट्रिक 1। तो उस केस में क्या होगा, जब हम लोग 0 से हर चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0। इस वजह से हम लोग यहाँ पर 0 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 से इसको स्टार्ट करेंगे। जो नोट है जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उस नोट में यहाँ पर आपको 1 ही लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर c की वैल्यू 1 लिखी थी, 0 नहीं लिखी थी, क्योंकि हम लोग अगर 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है 0। तो उस केस में आंसर आता है 0। इस वजह से हम लोगों ने c की वैल्यू 1 यहाँ पर इनिशियल सेट की है। अब यहाँ पर ये लूप मैंने लिखा 1 i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, मतलब कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की जो वैल्यू है वो n के बराबर नहीं हो जाती। जैसे ही n से बड़ी होगी वैसे ही जो लूप है ये चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर i प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर लूप बॉडी के अंदर अब मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, क्योंकि जब हम लोग को किसी लूप के अंदर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, देखो ये सिंगल स्टेटमेंट है, तब हम लोग बिना करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करे भी सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया c इक्वल टू सी इंटू आई। अब देखो किस तरीके से वर्क कर रहा है। i की वैल्यू इनिशियली 1 है, अब ये इसके पास आएगी, n की वैल्यू है 10, तो जो हमारा 10 है क्या वो i से बड़ा है? हाँ, i की वैल्यू 1 है और जो 1 है वो 10 से छोटा है, मतलब जो हमारा n है वो i से बड़ा है। तो क्या होगा, लूप बॉडी के अंदर आएगा प्रोग्राम, लूप बॉडी के अंदर उसको मिलेगा c इक्वल टू सी इंटू आई। अब c की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू है n, और i की वैल्यू है 1, तो होगा यहाँ पर 1 इंटू 1, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद इसके पास जाएगा, यहाँ पर आएगा प्रोग्राम और i की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा, मतलब अब i की वैल्यू हो गई 2। 2 इसके पास आएगा, क्या कंडीशन सही है, क्या जो 2 है वो 10 से छोटा है? हाँ, 2 10 से छोटा है, तो फिर से इसके पास आएगा और इस केस में क्या होगा, अब i की वैल्यू थी 1, अब 1 होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो जो हमारे c की वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर से इसके पास जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीज करेगा, i की वैल्यू हो गई 3, क्या 3 हमारा 10 से छोटा है, कंडीशन है सही, लूप बॉडी के अंदर आएगा और 2 हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो अब ये हो जाएगा 6। ऐसे करते करते ये तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू n के बराबर है, मतलब 10। फाइनली क्या होगा, जो हमारा 10 होगा वो होगा 9 से मल्टीप्लाई, मतलब जो भी 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू होगी 11, हमारा जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर लूप को क्लोज कर देगा, और यहाँ पर आकर जो c की वैल्यू है जिसके अंदर हम लोगों ने 10 का फैक्टोरियल स्टोर किया है वो यहाँ पर आकर प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल नंबर वाला प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलो ये जो कोड है जो कि मैंने आपको समझाया है, इस कोड को मैं ब्लूजे के अंदर टाइप करके आपको एक बार फिर से इस कोड को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई क्लास को क्रिएट करूँगा, लिख दूंगा फैक्ट, और ये दो क्लास बन के रेडी हो गई। इस क्लास के अंदर हम लोग कोड को लिखने वाले हैं, फालतू कोड को डिलीट करेंगे, और हमें पता है हमें यूज़र से डेटा को इनपुट कराना है, तो हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे, लिखेंगे import java.util.asterisk। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नई क्लास को क्रिएट करेंगे, लिख देंगे फैक्ट, और फिर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void एंड नेम, और स्ट्रिंग string स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट, और फिर हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे, लिखेंगे स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और हम लोग उसके बाद यहाँ पर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल हम लोग जो डिक्लेयर करेंगे वो होगा लूप के लिए, मतलब i हम लोग लूप के लिए यूज़ करने वाले हैं, n के अंदर हम लोग जो हमारा यूज़र है उससे एक नंबर को इनपुट कराने वाले हैं जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल प्रिंट करना है, और c के अंदर हम लोग फैक्टोरियल को स्टोर करके प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, c की जो इनिशियल वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर 1 सेट कर दूंगा, और उसके बाद मैं यूज़र से एक नंबर को इनपुट कराने की डिमांड करूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी नंबर। तो ये जो मैसेज है ये हमारे यूज़र को टर्मिनल विंडो पे डिस्प्ले होगा, तो वो जो नंबर इनपुट करेगा उसको मैं 10 के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा
sc डॉट नेक्स्ट इंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा n वेरिएबल है इसका जो डेटा टाइप है ये इंट टाइप का है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है sc डॉट नेक्स्ट इंट। इतना करके हम लोगों ने यूजर से रन टाइम में एक नंबर को स्टोर करा लिया है n के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, जो नंबर हम लोगों ने n के अंदर स्टोर कराया है उस नंबर का सबसे पहले फैक्टोरियल फाइंड करूँगा और फाइंड करके उस फैक्टोरियल को प्रिंट करूँगा। तो फैक्टोरियल फाइंड करने के मैं लिखूँगा यहाँ पर i इक्वल टू 1, मतलब जो हमारा लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा, तब तक चलेगा जब तक जो हमारा लूप है वो उस नंबर के बराबर ना हो जाए, मतलब कि हमारा नंबर है n तो वो n के बराबर ना हो जाए, और हर बार ये जो हमारा लूप है वो एक इंक्रीज कर जाए। अब हमें यहाँ पर इस केस में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था वहां पर भी हम लोग सिंगल स्टेटमेंट का ही यूज कर रहे थे, बट मैंने उस केस में करली ब्रेसेस का यूज किया है। आप चाहें तो ना भी करें तब भी वो चीज सही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा c इक्वल टू c इंटू आई। इतना करके हम लोग किसी नंबर का फैक्टोरियल सी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं उसको मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही समझाया, और जब ये लूप हमारा बंद होगा तब सी के अंदर उस नंबर का फैक्टोरियल आ चुका होगा। और अब मैं क्या करूंगा, जो सी की वैल्यू है उसको प्रिंट कर लूंगा, लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर जो सी है उसको मैं प्रिंट कर लूंगा। और ये जो हमारे सेमी कोलन है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का और क्लास का, उसको मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस को क्लोज कर दूंगा और इसको कंपाइल करूंगा, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। वाइड में ओके, अब मैं यहाँ देता हूँ 4, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, देखो आ गया। अब मैं यहाँ देता हूँ 3, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, देखो आ गया। अब मैं यहाँ पर देता हूँ 5, फैक्टोरियल होता है 120, देखो आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग किसी नंबर का फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है तो ये कोड लिख के हम लोग किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड कर सकते हैं। फाइनली ये जो कोड है उस कोड को मैं इस फाइल के अंदर यहाँ पर अटैच कर दूंगा, और ये जो फाइल है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस फाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और इस फाइल के अंदर जो नोट है इसके अंदर जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं वो गलतियाँ भी मैं रिमूव करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस फाइल को। सो फाइनली ये वीडियो यहीं तक थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।